एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर्स एडुकेटर अनिकेत गुप्ता। स्वागत करता हूँ आपका आज की इस क्लास में। और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम अच्छे होंगे और आप इन सीरीज को एनसीईआरटी कोडिंग सीरीज को जो मैं चला रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस थिंग और रिगार्डिंग अदर थिंग्स जो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो आप जरूर करिए। वहां पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो, सॉफ्ट कॉपीज हो, और जो भी हम इन सीरीज को कवर कर रहे हैं इनका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये वाला जो लेक्चर है इस सीरीज का लेक्चर होगा नंबर 5। ठीक है, हम लेक्चर्स को काउंट कर रहे हैं। ओके, अभी तक 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। और आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांटिंग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, जिनके लोगों के बेसिक्स थोड़े से हिले होते हैं रिगार्डिंग डाइवर्सिटी, चाहे वो एल्गा है, ब्रायोफाइट है, फाइट है। क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं और आपको पता है डाइवर्सिटी में यही चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, बेसिक से ही चीजें पूछते हैं, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है हर एक चीज को। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एल्गी एंड ब्रायोफाइट को। आफ्टर दैट हम कवर करेंगे टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म्स को। ओके, सो एंजियोस्पर्म्स को तो हम अलग से डिटेल में लेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 5 और हमारा जो किंगडम प्लांट है ये है उसका पार्ट नंबर 1। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो किंगडम प्लांटी है, सबसे पहले तो ये जो किंगडम है इसके अंदर आएगा क्या? मतलब इस किंगडम में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया, ठीक है? सो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोटिस्टा के बाद जो भी किंगडम आते हैं उन सब में मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स रहते हैं। और ये किंगडम प्लांटी ऐसा किंगडम है जहाँ पर आपके ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया। मतलब जितने भी प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने सॉरी इस किंगडम में डाल दिया, राइट? अब इस किंगडम में और क्या क्या है? प्लांट्स तो हमने बोल दिया, बट किस तरह के, उनके क्या क्या कैटेगराइजेशन है, सो उसको देखते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो दीज आर द नेम्स जिनको आपको याद रखना होगा। थोड़े बहुत आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट इनको अगर आप एक दो बार बोलोगे और जब मेरी क्लासेस देखोगे इजीली ये याद हो जाएंगे। एल्गी, एल्गी तो बहुत कॉमनली सुनते हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी चीजें इसमें आई, ठीक है? अब हमने क्या करना था, जो किंगडम प्लांटी था इसको थोड़ा सा और फर्दर इसको हमने और चीजों को स्टडी करना है, ठीक है? अगर आपको याद हो, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन अगर याद हो आप लोगों को, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है? टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या कहती थी कि सबसे बड़ा है किंगडम, किंगडम के बाद आएगा डिवीजन और फाइलम। डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट और एंड फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, मतलब ये आपकी क्या है, कैटेगरी है। डिवीजन के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड योर स्पीशीज, ठीक है? तो सबसे पहली जो कैटेगराइजेशन है वो आप लोग करोगे किंगडम की। किंगडम बंट गए, अब किंगडम के बाद आप लोग क्या बनाओगे, डिवीजन बनाओगे, ठीक है? जैसे आपको पता है, सबसे पहले तो हमारा ये, पहले सबसे पहले हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अगर अब देखा जाए ज्योग्राफी को, कॉन्टिनेंट्स के बाद आपके वहां पर ये आ जाते, जैसे आपके पास कंट्री है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज है, कंट्री के बाद स्टेट, स्टेट के बाद आपको पता है वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? तो ये जो पूरा एक एड्रेस है आपने इसको डिवाइड कर देगे, ठीक है? वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका भी एक एड्रेस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। सबसे बड़ा उसका किंगडम, किंगडम के बाद जो डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो इस तरीके से ये टेक्सोनोमिक हायरार्की थी। तो अब हमारे पास जो किंगडम है, किंगडम के बाद आपने उसको दोबारा से डिवाइड करना, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा है। अगर आप उनको एज सच रख दोगे तो आप उनको स्टडी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप ग्रुपिंग कर दोगे, और ग्रुपिंग करने से क्या होगा कि आप उनको अच्छे से स्टडी कर पाओगे। यही मेन फंडा था क्लासिफिकेशन का। तो वही हमारे पास जो किंगडम है यहाँ पर, किंगडम प्लांटिंग, ठीक है? किंगडम प्लांटिंग को डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में। ये डिवीजन नहीं है, पहले ग्रुप बना दिया गया, ठीक है? पहले क्या बनाया, दो ग्रुप।
पहले ग्रुप का नाम है क्रिप्टोगैमे एंड दूसरे ग्रुप का नाम है फिनेरोगैमे। सबसे पहले समझेंगे इन वर्ड्स को कि वर्ड्स एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, है ना? क्रिप्टो करेंसी भी आपने सुना होगा। क्रिप्टो होता है किसी चीज को छुपाना, किसको छुपाना है यहाँ पर? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए रहते हैं, जिनसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको हम सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, दे आर इनविजिबल, जो आपको नहीं दिखेंगे सामने से। और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स थे जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, दे आर विजिबल, राइट? सो यहाँ पर एक ग्रुप हमने बना दिया क्रिप्टोगैमे और एक बना दिया फिनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में दूसरी चीज क्या थी, कुछ ऐसे प्लांट्स आपको मिले जिनमें सीड ही नहीं बनता है। अरे सीड नहीं बन रहा तो वो कैसे ग्रो करेंगे, आपके माइंड में जरूर आएगा। तो वहां पर सीड्स की जगह क्या बनते हैं, वहां पर बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स आर इक्विवेलेंट टू सीड, और उससे वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब दोबारा एक प्लांट जो है वो अपने फर्दर प्लांट को, नए प्लांट को बर्थ किसके थ्रू देता है, स्पोर के थ्रू। उसमें सीड नहीं बनता। तो ग्रुप बना दिया क्रिप्टोगैमे, दूसरे में सीड बनते हैं तो आपने उसको अलग रख दिया। अब अगर हम सबसे पहले क्रिप्टोगैमे के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, क्रिप्टोगैमे। ठीक है, क्रिप्टोगैमे में जो पहली डिवीजन बनी वो है थैलोफाइटा। ठीक है, दूसरी डिवीजन बना दी हमने ब्रायोफाइटा, और तीसरी बना दी हमने टेरिडोफाइटा, टेरिडो। ठीक है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में हमने किसको रख दिया, हमारी एल्गी को। जितनी भी एल्गी है आपकी, एल्गी तो आप लोगों ने देखी होगी, कहीं पर भी पानी अगर इकट्ठा हुआ है या कोई बोली वगैरह है, कोई नदी बह रही है, उसके आसपास ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा काई जिसे हम कहते हैं, ऐसे जम जाते हैं, उस पर अगर हम पाँव रखे स्लिप लगते हैं, दैट इज योर एल्गी। ठीक है, तो एल्गी को थैलोफाइटा में क्यों रखा गया, क्योंकि एल्गी की बॉडी होती है थैलॉइड, THALLOID, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब होता है कि वो प्लांट बॉडी जिसके रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज रूट, विच पार्ट इज स्टेम, विच पार्ट इज लीफ। So that means no clear cut distinction between these organs. तो that plant body is thalloid. क्या बोलोगे, थैलॉइड प्लांट बॉडी है, थैलस। ठीक है, और इनिशियली इसी थैलोफाइटा के अंडर किसको रखा गया था, फंजाई को। क्योंकि अगर आप फंजाई देखोगे उसमें भी, उसमें रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होती। वहां पर भी हमने देखा था कि माइसीलियम जैसा नेटवर्क जैसा होता है आईफे का, तो इसको यहाँ रखा था। बट लेटर ऑन RH विटेकर जी ने इसको निकाला, और वो बहुत अच्छा एक स्टेप था। ठीक है, क्योंकि फंजाई प्लांट किंगडम में आ ही नहीं सकती, क्योंकि फंजाई इस चीज को फॉलो नहीं करती। ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट इसको फॉलो, मल्टीसेलुलर है, यूकेरियोट है, लेकिन ये इस चीज को फॉलो नहीं कर। जब इस चीज को फॉलो नहीं करते तो वाई हम इसको कैसे इस किंगडम में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो आरिश विटैकर ने उसको निकाल दिया था। ठीक है, तो हम भी यहाँ से इसको भगा देते हैं, चलो भाई तुम यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, सो थैलॉइड प्लांट बॉडी एल्गी थैलोफाइटा में डाल दिया। दूसरा था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, इनमें भी सीड नहीं बनता, और इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई, बिकॉज इनको पानी बहुत जरूरी चाहिए होता है। मतलब पानी नहीं होगा ना, इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। पानी नहीं होगा, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी, इनमें स्पोर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वाटर इज वेरी मच असेंशियल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। लैंड पे तो ये ग्रो करते हैं, बट पानी भी चाहिए। तो मतलब इनका जो लिविंग नेचर है वो एम्फीबियस, मतलब डबल ड्यूअल रो नेचर है। जैसे एक मेंढक का होता है, उनको भी एम्फीबियंस बोलते हैं, तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स जो है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस है। बात खत्म। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप था टेरिडोफाइट। टेरिडो वर्ड टी साइलेंट है तो हम इसको टेरिडो बोलते हैं। तो टेरिडो फाइटा, फाइटा मतलब प्लांट्स, तो टेरिडो का मतलब होता है फर्न लाइक प्लांट्स। अगर आप इनको देखोगे ना ग्रो करते हुए, तो आपको बहुत बहुत अच्छे से ऐसे दिखेंगे, ऐसे फर्न की तरह। आपने देखे होंगे, आप लोग ने, गाँव के जो लोग होते हैं वो इसको, इन इन प्लांट से क्या करते हैं, छापा मारते हैं। ठीक है, अपनी रिस्ट के ऊपर रखेंगे, हैंड के ऊपर रख के छापते हैं, क्योंकि इसके स्पोर्स होते हैं ना बहुत सारे, वो छापा मारते हैं। तो वो वाले प्लांट आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं। या फिर कहीं पानी की टंकी आपको दिखेगी, तो वहां पर भी ऐसे निकले होते हैं बाहर की तरफ ऐसे करके। दोज आर द फर्न प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स। पहला वैस्क्यूलर प्लांट था ये। क्या था, फर्स्ट वैस्क्यूलर प्लांट। वैस्क्यूलर, वाई वी कॉल इट एज वैस्क्यूलर, बिकॉज these are the plants which contain vascular tissues, xylem and phloem। ये vascular tissues होते हैं, हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले vascular tissues आए थे टेरिडोफाइट्स में, तो इनको फर्स्ट vascular plants भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आपको कोई जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, एल्गी में कोई जाइलम फ्लोएम नहीं मिलेगा, बट टेरिडोफाइट्स में आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा। गॉट इट। तो ये तीनों हमने किस में रख दिए, क्रिप्टोगैमे में। क्यों, क्योंकि इन तीनों में सीड नहीं बनता, स्पोर बनता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनविजिबल होते हैं, तो बना दिए क्रिप्टोगैमे। अब हम चलेंगे दूसरे ग्रुप पे, दैट इज फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे वो होते हैं जिनमें सीड्स हो, मतलब कि प्रेजेंट होते, सीड बनता है।
ठीक है, बीज बनता है, बीज। और इसके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, आपको सामने दिखेगा फूल खिलता हुआ, है ना? आपने फूल देखे, फ्लावर्स देखे होंगे, आपने कोन्स देखी होंगी, आपने पहाड़ों पे अगर गए होंगे पत्नीटॉप वाली साइड तो वहां से आपने चीड़ की कोन देखी होगी। दैट कोन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है? सो वो विजिबल है, सामने दिख रहा है। अब इसको हमने किस में डाल दिया, स्पर्मेटोफाइटा में, डिवीजन बना दी स्पर्मेटोफाइटा। वाई? सीड बेयरिंग प्लांट्स, इनमें सीड होता है। अब इसके भी दो ग्रुप बन गए। एक बन गया कि भाई हम लोग फ्लावर नहीं लगाएंगे, हमारे ऊपर फ्लावर नहीं होगा, ठीक है? हम भाई किसी को हमारा कोई वो नहीं है, ना ही हम कोई रोज डे शोज डे हम नहीं मनाते। हम सिंपल है भाई, हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है हम, ठीक है? लेकिन एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं नहीं, हम तो रोज डे मनाएंगे बिकॉज हमारे पास फ्लावर है, हम फ्लावर ग्रो करते हैं। तो मतलब जिन भी प्लांट्स के ऊपर आपको फ्लावर दिखेगा, फ्लावर बनता होगा, वो आप बोलोगे कि भाई तुम एंजियोस्पर्म हो। क्या हो? एंजियोस्पर्म, ठीक है? और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसमें फ्लावर नहीं बनता। आपने कभी चीड़ के पेड़ में फ्लावर नहीं देखा हो, आपने देवदार के पेड़ के ऊपर कभी फ्लावर नहीं देखा होगा। वाई? क्योंकि दोज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? अब इनकी डिस्टिंक्शन ना सीड के बेसिस पे हुई थी, ठीक है? कैसे? आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है, उसका जो सीड होता है ना, वो नेक्ड होता है, मतलब उसके अराउंड कोई ओवरी वॉल नहीं होती, ठीक है? और एंजियोस्पर्म का सीड एनक्लोज्ड होता है, ठीक है? कैसे? आप लोगों ने फ्रूट खाया, लीची खाई, आप लोगों ने एप्पल खाया, ठीक है? तो देखा कि वो जो सीड है उसका, उसके अराउंड एक ओवरी वॉल है, एक कवरिंग है, फ्रूट की कवरिंग, फ्रूट इज ओवरी, ठीक है? राइपन्ड ओवरी, तो वो एक कवरिंग है। तो जिसमें आपको कवरिंग मिलेगी, सीड एनक्लोज है, तो आप बोलोगे एंजियोस्पर्म। स्पर्मा मतलब सीड, ठीक है? और जिम्नो मतलब नेकेड, जिम्नोज नेकेड है, स्पर्मा मीन सीड। एंजियोन मीन एनक्लोज्ड और स्पर्मा मीन सीड, ठीक है? तो मतलब इस तरीके से आपने ग्रुपिंग कर दी और एक बड़े से विशाल किंगडम को आपने इन दो भागों में, इन इन कुछ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। एंड आई होप ये आपको याद हो गया होगा। क्रिप्टोगैमे, फिनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। फिनेरोगैमे में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वाले तो चीड़ का पेड़, एंजियोस्पर्म बोले तो आपका कोई भी फूल वाला पेड़, ठीक है? पौधा, रोज का ले लो, ठीक है? चाइना रोज ले लो, मैरीगोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, ओके? ठीक है, तो यहाँ तक हो गई बात। अब हमारे पास थोड़ी-सी चीज़ें हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, उसके बाद हम किंगडम को स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास थे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हो, आप लोग क्लासिफिकेशंस पढ़ते हो, बहुत बड़ी-बड़ी क्लासिफिकेशन, जैसे ये तो बहुत छोटी-सी क्लासिफिकेशन है, एक्लेयर ने दी थी ये, ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी, जैसे यहाँ पर है ना ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट के अंदर भी इतनी बड़ी क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट के अंदर भी आगे क्लास, क्लास के बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, बहुत बड़ी-बड़ी क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन देते थे, कुछ सिस्टम्स होते थे, मतलब कुछ सिस्टम को फॉलो करके क्लासिफिकेशन देते थे। सो हमने 3 सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज़ किया है। फर्स्ट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। सो देयर आर 3 सिस्टम्स। तो इनको समझते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम इनिशियल टाइम पे बिगिनिंग में इसको यूज़ किया जाता था एंड सबसे पहले इसको यूज़ किया था हमारे कार्लस लिनियस जी ने। और इसमें एक्चुअली क्या होता था कि जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं प्लांट के या ऑर्गेनिज्म के, उसको देख लो भाई, ठीक है? प्लांट को बाहर से देख के तुम लोग क्लासिफाई कर दोगे कि ये प्लांट के बड़े-बड़े पत्ते हैं, इसके छोटे पत्ते हैं, ये पानी में लगता है, ये बाहर उगता है, ये ट्री है, ये श्रब है, ये हर्ब है, छोटे-छोटे झाड़ियाँ जैसी बनती है। तो मतलब सामने से देख के आपने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी, ठीक है? लेकिन ये जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर जो वेटेज थी, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ये इन सबको दे दी जाती थी। बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? सिंस वी नो दैट कि सम ऑफ द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कि भाई एक प्लांट के लीफ की शेप, लीफ का साइज़, उसकी प्लांट की हाइट, ठीक है? वो सारी चीज़ें ना वो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से अफ़ेक्ट होती हैं। आप एक प्लांट को आपने अच्छे से कंडीशन से, अच्छे से लाइट में रखा है, सनलाइट में आप उसको पानी दे रहे हो प्रॉपर, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, है ना? वो ग्रो करते क्या पता अच्छे से हाइट ले ले। और एक को आपने अंदर डार्क में रख दिया, ना उसको पानी दे रहे हो, एक हर्ब की तरह छोटा-सा रहेगा। तो आप क्या बोलोगे कि हर्ब है और ये श्रब है, ठीक है? नो, क्योंकि प्लांट सेम है। तो दैट मीन्स जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते थे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते थे, वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते थे। तो वहाँ पर आप लोग इस बेसिस पे तो क्लासिफाई नहीं कर सकते। आपको कुछ अ ठोस कुछ क्राइटेरियाज़ चाहिए जो चेंज ना हो, ठीक है? जो चेंज ना हो और उन बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सको। तो ये था आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है? तो इसलिए इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। इसके बाद आ गया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थोड़ी बहुत नेचुरल एफिनिटीज़ जो हैं ऑर्गेनिज़्म की, उसको कंसिडर किया गया। मतलब एक्सटर्नल फीचर्स तो लिए, उसके साथ-साथ हमने देखा कि प्लांट के एनाटॉमी कैसी है, प्लांट के अंदर टिश्यूज़ की अरेंजमेंट कैसी है। तो उनके बेसिस पे अभी आप ग्रुपिंग, जिनकी एक जैसी थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिनकी अलग थी उनको अलग कर दिया।
ठीक है? आपने फाइटोकेमिस्ट्री करी, तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। यहाँ पर आपने किस-किस के बेसिस पे किया? एक तो आपने इंटरनल फीचर्स आपने यहाँ पे लिए, इंटरनल फीचर्स लाइक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है उसको स्टडी करना है। फाइटोकेमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, आपने केमिकल्स को लिए, प्लांट के केमिकल्स को लेकर उनको मैच करवाया कि क्या ये आपके पास दो प्लांट है ए और बी, ठीक है? आपने चेक करने की क्या ये एक ग्रुप में हम इनको रख सकते हैं या आपने इनको एक ग्रुप में रखा है, तो अब आपने चेक करने क्या सही है। आपने इनकी फाइटोकेमिकल्स लिए, फाइटोकेमिकल एनालिसिस किया, तो आपने पाया कि भाई इसमें डी और सी फाइटोकेमिकल मिल रहा है, बट इसमें डी तो मिल रहा है बट उसके साथ साथ ई मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है बट एक ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि इसमें सी और इसमें ई है। मतलब इस तरीके से आप केमिकल्स को फाइटोकेमिकल एनालिसिस करके भी ग्रुपिंग कर सकते थे। और ये किसने दिया था? ये आपका बैंथम एंड जेडी हुकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज के टाइम पर भी फॉलो किया जाता है, ठीक है? थर्ड था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। आप वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करोगे, उनके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे। जो चीज़ पहले आई है या जिस जो कुछ सिंपल प्रिमिटिव कैरेक्टर्स शो कर रही है उनको आप पहले रखोगे, और जहाँ से कोई चीज़ इवॉल्व हुई है उसको बाद में रखोगे, है ना? बहुत बार आपको कुछ ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो कुछ प्लांट्स के साथ कहीं न कहीं रिज़ेम्बलेंस शो करते थे, तो आप उनको उनके साथ-साथ वाले रखोगे, और जो नहीं रिज़ेम्बलेंस करते तो उनको आप दूर-दूर डाल दोगे, ठीक है? सो ये था फाइलोजेनेटिक सिस्टम, मतलब जहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखा गया, और आज के टाइम पर इसको ही ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। ठीक है? अब आप सोचो किंगडम्स जब बनाए तो पहला किंगडम मोनीरा ही क्यों डाला? क्यों? क्योंकि उसी से ही एक्चुअली चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। वही एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़्म है, और लास्ट में एनिमलिया क्यों रखा? क्योंकि एनिमलिया में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स लेटर ऑन आए। एवोल्यूशन हमेशा जो है यहाँ पर देखा जाता है कि चीज़ें आपका पहले चीज़ें सिंपल थी, फिर धीरे-धीरे कहाँ गई? कॉम्प्लेक्स की तरफ गई। ऐसे तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती एवोल्यूशन की, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें हैं, आप लोग कुछ भी देख लो, आप टेक्नोलॉजी देख लो, आप अपने मोबाइल फ़ोन्स देख लो, पहले के टाइम पे बिल्कुल सिंपल से कीपैड वाले, अभी के टाइम पर 5G भी आ चुका है। तो मतलब चीज़ें सिंपल से कहाँ जा रही है? कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो आप इस चीज़ को ट्रैक करते हुए कौन-सी चीज़ किससे एवोल्यूट हुई है, कहाँ से उसका एंसेस्टर कौन था? तो ये है आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसको एंगलर एंड प्रांटल ने दिया था, एंड लेटर ऑन हचिंसन ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो ये थे क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो भी आपके क्लासिफिकेशंस दी जाती है वो इन्हीं सिस्टम्स को फॉलो करती हैं, और आज के टाइम पर आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो फॉलो हो रहा है। राइट? आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, मॉलिक्यूलर्स पे चले गए हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर सीक्वेंस को मैच करके ही देखते हैं कि हाँ भाई, ये स्पीशीज़ ग्रुप एक ग्रुप में रखने लायक है कि अलग करना, मतलब इतना ज़्यादा वो हो चुका है। बिल्कुल ही डीप लेवल पे जाकर चीज़ों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, उनको कैटेगराइज़ किया जा रहा है, ठीक है? आपको कुछ कुछ ऐसे स्पीशीज़ मिलेंगे जो दिखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल सेम है, ये एक ही ग्रुप में आएँगे। लेकिन अभी के टाइम पर जो मॉलिक्यूलर एनालिसिस हो रहे हैं, उसमें ये प जाना जा रहा है कि नहीं, दिखना जो दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग थोड़ा टैक्सोनॉमी को देखते हैं कि टैक्सोनॉमी की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। और टैक्सोनॉमी अगर आपको याद होगा, टैक्सोनॉमी में मेजर क्या होता था? कोई भी स्पीशी है, आपने उसको कैरेक्टराइज़ करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है, नोमेनक्लेचर देना है, क्लासिफिकेशन। सो ये आपकी टैक्सोनॉमी होती थी, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच थी साइंस की। एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? कार्लस लिनियस। टैक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? एपी डी कैंडोले ने। ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है क्योंकि हमने चीज़ें पढ़ी हैं। अब टैक्सोनॉमी भी बहुत तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि तुम फील्ड में चले गए, प्लांट को देखा भाई, इसके ऐसे पत्ते हैं, इसके ऐसे पत्ते हैं, नो। आजकल बहुत सारी एडवांसमेंट है। सिर्फ देखने से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जो कन्फ्यूजन्स है, वो स्टिल देयर है, ठीक है? सो उसके लिए आपको और भी टैक्सोनॉमी फॉलो, जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, कंप्यूटर्स का यूज़ करके आप जितने भी कैरेक्टर्स को देखते हो, उन सभी कैरेक्टर्स को आप लेते हो कंसिडरेशन में, एंड जो भी डाटा आप प्रोसेस करते हो, कैसे करते हो, उनको नंबर देके, आपने हर एक कैरेक्टर को नंबर दिया होता है कि हाँ भाई, ये कैरेक्टर प्रेजेंट है तो 1 नहीं है 0, तो 0 1 ऐसे करके आप पूरा एक डाटा बनाते हो, उसको मैच करते हो, एंड फाइनली आप एक कंक्लूजन में आते हो, ठीक है? फाइनली आपको एक लेटर ऑन एक कंक्लूजन मिलता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी याद रखना, कंप्यूटर्स को यूज करते हो और कोड्स और नंबर देते हो सभी कैरेक्टर्स को। जो भी कैरेक्टर्स है, प्लांट की हाइट कैसी है, लीफ की शेप कैसी है, लीफ का साइज कैसा है, स्टेम कैसी है, रूट कैसी है, ठीक है? स्टेम के ऊपर स्मूथ है कि हेयर्स है, वो सारी चीजें। एडवांटेज क्या है कि इसमें हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है? बहुत बार क्या होता है, हम कुछ कैरेक्टर्स को मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है क्योंकि उनको हम नंबरिंग करके चीज़ों को करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल, तो सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको यूज़ कर लो।
साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्रोमोसोम नंबर काउंट करो स्पीशीज का, अगर एक जैसा आ रहा है तो एक ग्रुप में डाल दो। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लो कि स्ट्रक्चर एक जैसे है कि नहीं है, बिहेवियर कैसा है, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स कैसे मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और कीमोटेक्सोनमी वही है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी होता है प्लांट का, उसको आप यूज करते हो कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए, केमिकल्स को यूज करते हो। ठीक है, सो ये सारी चीजें टेक्सोनमी की टाइप्स। अब हम लोग एंटर करेंगे अपने मेन टॉपिक में, दैट इज प्लांट किंगडम। एंड प्लांट किंगडम में जो पहला ग्रुप है वो है एल्गी। एल्गी को हमने किस में रखा था? थैलोफाइटा में। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी कैसी थी? थैलॉइड थी। थैलॉइड का मतलब होता है कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, और इसमें टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, टिश्यू नहीं होते, आपको नो टिश्यूज, टिश्यूज नहीं मिलेंगे यहाँ, सेल ही होंगे। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया होगा, जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो सेल तक ही रहेगा, टिश्यू नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, सो देखते हैं इसको। क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होता है इनमें, तभी तो प्लांट किंगडम में रखे जा रहे हैं, सिंपल होते हैं। थैलॉइड, अब एल्गी आपने देखा होगा, ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं आपके मॉइस्ट, जहां पर भी कहीं पर भी आपको पानी वाला एरिया दिखेगा, बोली होगी कहीं कहीं पानी बह रहा है, रिवर है, ठीक है, नाले हैं, उनमें आपको ये बहुत मिलेगी। और स्लिपरी भी होती है, वो क्यों स्लिपरी होती है? क्योंकि इसके ऊपर म्यूसिलेज होती है, पाँव रखते ही सीधे स्लिप, है ना, तो वो एल्गी है। ऐसे तो आपको ग्रीन से दिखेगी, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पूरी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, सेल कैसा है, कैसी शेप है उसकी, फिलामेंटस है, ठीक है, कॉलोनियल है, वो सारी चीजें आपको। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक है, लार्जली एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब आपको कहाँ मिलेगी? पानी में, बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। मैरीन का मतलब होता है जहां पर आपके पास सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। मैरीन वाटर इज दैट वाटर इन विच देर इज अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। और फ्रेश वाटर इज हैविंग लिटल और नो सॉल्ट। आपको जो मरीन पानी, जो समुद्र का पानी होता है, जो ओशन का पानी है, उसमें आपको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई मिलेगी। सो वो हैबिटेट इज मैरीन। एक्वेटिक तो एक्वेटिक इज of two type, marine, fresh water। तो first you have to know what is the difference between marine and fresh water। ठीक, क्योंकि ये चीजें आगे यूज होंगी। अदर हैबिटेट्स में, मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल में, लकड़ी के ऊपर भी लग जाती है। और बहुत सारी ऐसी हैं जो फंजाई के साथ एसोसिएशन में आते हैं, उसको बोलते हैं लाइकन। ठीक है, लाइकन। और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, स्नेल, जो स्नेल होती है उसके शेल के ऊपर भी ग्रो करती है। बेयर, कुछ स्लॉथ बेयर होता है उनके ऊपर ग्रो करती है, मतलब एनिमल्स पे भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, तो मतलब वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में। फॉर्म एंड साइज इसका हाईली वेरिएबल है, आपको एक जैसी नहीं मिलेंगी। कॉलोनीज बनाते हैं, फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म, पूरी कॉलोनी बन जाएगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और कुछ मैरीन फॉर्म्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज बनाती है, कैल्प्स, 100 मीटर हाइट होती है इनकी, 100 मीटर हाइट। जो आपकी ब्राउन एल्गी है ना, एक एक्टोकार्पस, मैं आपको दिखाऊंगा, 100 मीटर हाइट तक रीच करते हैं, मतलब पूरी वाटर बॉडी को कवर कर देगी, और इसको बोलते हैं कैल्प। आपने नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखा होगा, या आप गूगल करके देख सकते हो। सेल वॉल इसकी सेलुलोज से और पैक्टिन से, और कुछ मिनरल, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इनके सेल वॉल पे डिपॉजिट होता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, जो पिगमेंट्स हैं जो क्या देती हैं, कलर देती हैं, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाती हैं क्लोरोप्लास्ट में। रिप्रोडक्शन 3 मेथड से है, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव होगा फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, इनकी जो बॉडी होता है फिलामेंटस, धागे की तरह होती है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, जब इसका बहुत साइज ग्रो कर जाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक्सीडेंटली, मैकेनिकली, किसी भी तरीके से टूटा और इसकी फ्रेगमेंट्स बनी। ये एक फ्रेगमेंट, या आपके पास दूसरी फ्रेगमेंट, या आपके पास तीसरी फ्रेगमेंट। अब ये फ्रेगमेंट इन टर्न जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, थैलस इनका ब्रेक करते हैं, क्योंकि इसको थैलस ही बोलेंगे। थैलस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच फ्रेगमेंट फॉर्म्स न्यू फिलामेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। स्पाइरोगारा में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके थ्रू? स्पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? स्पोर्स, जू स्पोर्स। अब ये चीज याद रखनी है, जू स्पोर्स ज्यादा मोटाइल स्पोर्स, जिनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। मोटाइल स्पोर्स, आपने फंजाई में भी पढ़ा है जू स्पोर, उधर भी मोटाइल होगा, फ्लैजिला होगा, और यहाँ पर भी हो। थर्ड है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, एक होता है आपका मेल गैमेट, और एक होता है आपके पास फीमेल गैमेट। ठीक है, इनकी फ्यूजन से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। 3 तरह की है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। सबसे पहले आइसोगैमस को अगर हम समझे, आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम,
सेम मतलब जो दो गैमीट्स यहाँ पे फ्यूज करेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर इन साइज, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर आपका ये अगर आपके पास मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दोनों सेम है, आइसोगैमस। अगर हम एन आइसो एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे किस किस की आएगी, एक आएगी लॉथरिक्स की, एक आएगी स्पाइरोकायरा की, ठीक है। इसके बाद है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस में क्या होगा कि जो दो गैमेट्स आपके फ्यूज कर रहे हैं वो डिसिमिलर इन साइज होंगे, साइज इनका डिसिमिलर है। एग्जाम्पल यूडोरिना। एग्जाम्पल आपने सारी याद रखनी है और इनको अंडरलाइन क्यों करते हैं, बिकॉज दीज आर द साइंटिफिक नेम्स। एंड थर्ड आपके पास है ओगैमस। अब ओगैमस ना थोड़ी सी एडवांस टाइप की थी। वाई एडवांस, क्योंकि इसमें जो दो गैमेट्स थे ना वो दोनों अलग थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा ना हायर प्लांट्स की तरह, जैसे इनके पास एक फीमेल गैमेट होता है जो वन लार्ज नॉन मोटाइल, एंड मेल गैमेट जो है वो स्मॉलर मोटाइल। मतलब फीमेल गैमेट बड़ा, उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं, और जो मेल गैमेट है वो छोटा और उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला। ये आ जाएगा मेल गैमेट, ये आ जाएगा फीमेल गैमेट। तो इनकी जब फ्यूजन होती है तो हम बोलते हैं oogamous। एग्जाम्पल है फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस एंड साथ ही साथ आपके पास वॉलवॉक्स। तो ये तीन तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों जगह फ्यूजन हो रहा है, लेकिन गैमीट्स का आप देख सकते हो जो नेचर है वो अलग अलग है। और oogamous में बड़ा वाला नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट ऑलवेज, एंड छोटा वाला मोटाइल मेल गैमेट ऑलवेज, दे विल फ्यूज, राइट। ओके, क्लासिफिकेशन। हमने ये डिवीजन पढ़ी, डिवीजन क्या थी, थैलोफाइटा। डिवीजन इज फॉलोड बाय, डिवीजन इज फॉलोड बाय क्लास, तो दैट मीन्स अब इसकी बनाएंगे हम क्लासेस। देयर आर थ्री क्लासेस, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब ये तीन क्लासेस जो बनाई ये किस बेसिस पे बनाई, ये बनाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बेसिस पे। आप इनको ग्रीन बोल रहे हो, आप इनको रेड बोल रहे हो, आप इनको ब्राउन बोल रहे हो, दिखती हैं। रेड एल्गी आपको मैरीन में दिखेगी, ब्राउन एल्गी भी आपको मोस्टली मैरीन में ही दिखेगी, ठीक है, रेड कलर की। ग्रीन कलर की तो आपको फ्रेश वाटर में आराम से मिल जाएगी। जो कलर है, कलर कौन देता है, यहाँ पे आप उनको डाई थोड़ी करते हो, कलर इज प्रोवाइडेड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो दैट मीन्स अगर कलर वेरी कर रहा है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी वेरी कर रहे हैं। सो उस बेसिस पे आपने इनको क्लासीफाई कर दिया इनमें। ऐसे तो बहुत क्लासेस है, येलो एल्गी भी होती है, गोल्डन एल्गी भी होती है, बट अभी आपके सिलेबस में तीन ही है, ठीक है। सेल वॉल कंपोजिशन के बेसिस पे भी आप इनको करते हो, और जो रिजर्व फूड मटेरियल है, जो फूड को ये रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, उसके बेसिस पे भी आप इनको क्लासीफाई करते हो, ठीक है। तो हम सीधे उसी के ऊपर चलेंगे, चार्ट के ऊपर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड you are having the three classes, chlorophyce, phaeophyce and rhodophyce. Chlorophyce stands for green algae, phaeophyce brown algae and rhodophyce मतलब D और D, तो ये बन जाएगा रेड algae, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर की तो ग्रीन algae, एक ही याद रखना है, phaeophyce ब्राउन algae। अब मेजर पिगमेंट, कौन कौन सी मेजर पिगमेंट है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मेजर पिगमेंट में यहाँ पर है क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल ए सभी में है, क्लोरोफिल ए सभी में है। तो अब नेक्स्ट पिगमेंट कौन सी है, एक है बी इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी, सी इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी एंड डी इन केस ऑफ रेड, मतलब डी डी डी, तो यहाँ पे सिर्फ में डी डी आ रहा है, रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल डी। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा क्लोरोफिल ए बी ग्रीन तो देगा, क्योंकि ए बी का कॉम्बिनेशन ग्रीन देता है कलर, और इसके साथ सी डाल दो, ये आगे मेजर पिगमेंट, क्योंकि ये आपको याद करना है। इसके बाद रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब जो फूड ये स्टोर करके रखेंगे, तो इसको देख लो यहाँ पर, स्टार्च इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। मैनिटोल अल्कोहल शुगर्स, लैमिनेरिन ये आपका ब्राउन एल्गी में, और फ्लोरिडीन देखो डी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, डी 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 डी, डी रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल डी, फ्लोरिडीन स्टार्च डी। तो फ्लोरिडीन स्टार्च किसमें है, रेड एल्गी में, रोडोफाइसी में। फ्लोरिडीन स्टार्च एक स्पेशल टाइप का स्टार्च होता है। सेल वॉल, सेलुलोज, यहाँ पे एल्गिन इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, और यहाँ पर आपको पैक्टिन मिलेगा, पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलेंगे, कहाँ से, रेड एल्गी से, ठीक है। बाकी फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें रेड एल्गी में आपको कोई भी नो मोटाइल सेल, कोई भी सेल मोटाइल नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी सेल में आपको फ्लैजिला नहीं मिलेगा। बाकी हैबिटेट तो इतना कोई, मेन ये चीजें हैं, वन टू थ्री, ये कॉमन नेम, मेजर पिगमेंट, फूड रिजर्व फूड, सेल वॉल, और इनका टाइप ऑफ सेल, ठीक है, फ्लैजिला है कि नहीं है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर, राइट। अगर ये भूल गए तो कहानी आपकी खत्म। अब ये तीन क्लासेस को थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं इसकी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी आपका ग्रीन एल्गी,
क्लोरोफिल ए और बी, देन पैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन। पायरेनॉइड्स में आपका प्रोटीन होता है। पायरेनॉइड्स आर द प्रोटीन बॉडी, प्रोटीनिशियस बॉडी, ठीक है। और एग्जाम्पल क्लिमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, ये जो नाम है ये है आपके क्लोरोफाइसी। क्लिमाइडोमोनास, ठीक है, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, दीज आर द नेम्स ऑफ द एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है। फ्योफाइसी दिखा देता हूँ, दिस इज योर वॉलवॉक्स, ये है आपके पास वॉलवॉक्स। कॉलोनी है, कॉलोनियल फॉर्म है, देखिए डॉटर कॉलोनी एंड पेरेंट कॉलोनी, ठीक है। ये है आपके पास यूलोथ्रिक्स, ये ग्रीन एल्गी है। ये है आपके पास ग्रीन एल्गी, ये आपके पास है ब्राउन एल्गी, एंड जो नीचे है सबसे ये है आपके पास रेड एल्गी, राइट। देन आपके पास ये है फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड डिक्टियोटा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, एंड दिस इज पॉरफायरा एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये है इनका थैलस, ये आपको ब्राउन एल्गी, ये रेड एल्गी, एंड ऊपर वाली आपकी ग्रीन एल्गी, ठीक है। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, फ्यूकस। अब इसमें क्या होता है, बॉडी इसकी डिविजिबल है, होल्ड फास्ट जिसके थ्रू ये अटैच रहेगा, स्टाइप एंड फ्रॉन, देखिए होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन, ठीक है। आफ्टर दैट आपका रोडोफाइसी, रेड एल्गी। अच्छा, मीनवाइल इसमें एक और पिगमेंट होती है फाइको इराइथ्रीन, जो रेड कलर देती है, और पीछे जो थी उसमें होती थी फ्यूकोजेंथीन, यस फ्यूकोजेंथीन, जो कि जेंथोफिल है, और ये ब्राउन कलर इसको देगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है फ्यूकोजेंथीन, एंड यहाँ पर भी है वैसे फ्यूकोजेंथीन एंड फाइकोइराइथ्रीन, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल बाकी ये सारा, और ये आपको क्रिएटर डेप्थ्स में देखने को मिलेगा ओशन में, पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलियर, ये दोनों नाम आपको भी याद हो जाएंगे क्योंकि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, इनसे हमें कुछ सब्सटेंसेस मिलते हैं, जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। सो ये 3 क्लासेस इसकी। अब थोड़ा-सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं कि एल्गी की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। देखिए, वेरी इम्पोर्टेंट, आपके पूरे जो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसका 70% जो है वो कौन कर रहा है? एल्गी, ठीक है। अब इसमें आपके पास सारी एल्गी आ जाएँगी, इसमें आपके पास डायटोम्स आ जाएँगे, आपके पास डायनोफ्लैजिलेट्स आ जाएँगे, ठीक है, ये सारे, और 70% फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है ना। तो 70% जो फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, वो यही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इन्हीं की वजह से हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन मिल पा रही है, इंक्रीजेस डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा और उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा, सो दैट मीन्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन आपके पास कुछ स्पीशीज है, लैमिनेरिया, सार्गेसम, पॉरफायरा, इनको फूड की तरह यूज किया, इनको खाते हैं लोग बिकॉज इनके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। देन आपके पास एक सब्सटेंस है एगर, एगर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, दोनों ही रेड एल्गी हैं, और आइसक्रीम्स में, जेलीज में और लैब्स में माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए इस एगर को यूज किया जाता है, जेली लाइक होता है ये, और इसको आइसक्रीम्स में डालते हैं, जेलीज में डालते हैं कंसिस्टेंसी बनाने के लिए उसके अच्छे से, ठीक है। और लैब्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो एगर है, ये आपको कहाँ से मिलता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। इसके बाद एक और है एल्गिन, ठीक है। एल्गिन की दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिनल होता है ये, और ये आपको ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैराजीन, कैराजीन आपके ये अगेन जेल बनाने के लिए, थिकनिंग्स करने के लिए फूड वगैरह में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, ये रेड एल्गी से मिलता है, और इसको एज अ हाइड्रोकोलाइड यूज किया जाता है। अब हाइड्रोकोलाइड क्या है? थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट, राइट, एंड यूज्ड इन मैनी फूड फॉर्मुलेशंस, बहुत सारी जो फूड फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें इस कैराजीन को, एल्गिन को यूज किया जाता है, और इनको हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। पानी को मतलब वो करने की, होल्ड करने की इसमें होती है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है ये। आपकी इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफायर से क्रीम्स बनती है, केक बनते हैं वहां पर, तो उसमें भी इसको डाला जाता है।
सूप्स बनते हैं, ठीक है? जैम्स में इसमें ये डाला जाता है ताकि वो थिकनिंग, जेलिंग एजेंट की तरह। इसके बाद आपके पास कुछ ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी। ऐसे क्या था, एल्गी मल्टीसेलुलर थी लेकिन ये यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर होते हुए दे आर रिच इन प्रोटीन। दीज जो एल्गीज हैं दे गॉट हाई प्रोटीन कंटेंट, और इसके लिए जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं जो उनको यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ खाना थोड़ी बनाते हैं, वो इन्हीं को कंज्यूम करते हैं। और हम भी बहुत सारे लोग इसको एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, स्पायरुलिना की टैबलेट्स होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट क्योंकि इनके पास भर भर के प्रोटीन है, ठीक है? सो इसको आप ले सकते हो, ग्रीन एल्गा है ये। तो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है? चलिए, सो ये था एल्गी के बारे में। तो एल्गी का यही है चीजें, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो इसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेरिडोफाइटा। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको ध्यान से सुनेंगे, स्पोरोफाइट वर्सेस गैमेटोफाइट, नाउ व्हाट इज इट, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी प्लांट है, उसकी लाइफ हिस्ट्री में दो स्टेजेस आती हैं, ठीक है? जब प्लांट, जैसे प्लांट वो कर रहा है, जैसे हमारे केस में एडल्ट स्टेज आती है, देन टीन एज, उसके बाद आपका ओल्ड एज, ठीक है? ये सारे पहले बच्चा, फिर ऐसे ऐसे वो सारी स्टेजेस आती हैं। वैसे ही प्लांट की उसमें दो स्टेजेस आती हैं। एक होती है हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड बोले तो जिसके पास एक ही क्या हो, सिंगल सेट हो क्रोमोसोम्स का, क्या हो, सिंगल सेट हो क्रोमोसोम्स का, हैप्लॉइड, जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। और डिप्लॉइड मतलब जिसके पास टू सेट हो क्रोमोसोम के, ठीक है? हेप्लॉइड को बोलते हैं गेमिटोफाइट, डिप्लॉइड को बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो एक को बोलेंगे गेमिटोफाइट, एक को बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो ये दो स्टेजेस प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में आती है। थोड़ा और समझते हैं, गेमिटोफाइट क्या है? गेमिटोफाइट हमेशा कहाँ से बनेगा, स्पोर से बनेगा, ठीक है? समझते हैं इसको। सो मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास सबसे पहले क्या है, एक स्पोर है, ठीक है? स्पोर आया, स्पोर ने आके जर्मिनेट किया, स्पोर ने आके क्या किया, जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने पर वो बन गया गेमिटोफाइट, प्लांट बॉडी है गेमिटोफाइट। और इसका क्या है नेचर, ये हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके पास सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम्स का। अगर किसी स्पीशी में 16 क्रोमोसोम है तो गेमिटोफाइट में उसमें 8 ही क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? सॉरी, गेमिटोफाइट का काम है गैमीट्स को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस गैमीट्स। जब तक गैमीट नहीं प्रोड्यूस होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, और नया प्लांट नहीं बनेगा। तो गैमीट्स बनते हैं कौन कौन से, जो होते हैं, एक होता है मेल गैमीट, मेल गैमीट, और एक होता है फीमेल गैमीट, ठीक है? अब इन दोनों गैमीट्स का क्या होता है, ये दो गैमीट्स क्या करते हैं, दे फ्यूज, मिलन होता है इनका, फ्यूज करेंगे, फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है? अब देखिए, गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, हेप्लॉइड, क्यों? ये भी आपको रीजन पता है, क्योंकि इनमें कौन सी डिवीजन होती है, सेल डिवीजन कौन सी होती है, मियोसिस होती है। क्योंकि गैमीटोफाइट अगर एन है तो वो गैमीट भी तो एन ही बनाएगा, वो कैसे डबल करेगा, है ना? चाहे उसमें मियोसिस हो माइटोसिस हो, क्रोमोसोम नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? यहाँ से आपका गैमीट, गैमीटोफाइट नहीं, गैमीटोफाइट के ही सेल्स गैमीट बनाएंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं, यहाँ तक गैमीट जाइगोट तक पहुंचे, जाइगोट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन के दौरान क्या होता है, एन प्लस एन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एन, तो ट्वाइस ऑफ एन हो गया, डिप्लॉइड हो गया, ये स्टेज क्या आ गई, डिप्लॉइड। अब जाइगोट आगे चल के क्या करेगा, ग्रो करेगा, सीड वगैरह बनेगा, या सीड बनता है तो ठीक है, ये यहाँ पर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट भी, ट्वाइस ऑफ एन है। अब स्पोरोफाइट एक प्लांट की बॉडी है, ठीक है? गेमिटोफाइट भी स्पोरोफाइट की बॉडी के ऊपर बनते हैं स्पोर्स। इसके पास एक होता है स्पोर मदर सेल, क्या होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड। अब स्पोर मदर सेल क्या करेगा, स्पोर मदर सेल करेगा मियोसिस और बनाएगा स्पोर, और स्पोर क्या होगा, एन, क्योंकि मियोसिस हुई, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है? तो रिडक्शनल डिवीजन से क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, तो 2n से हो गया एन, स्पोर बन गया, स्पोर अगेन गया, जनरेट किया गेमेटोफाइट। तो यहां पर आप देख सकते हो एक साइकिल चलता जा रहा है, एक साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है? आपको
प्लांट की बॉडी में दोनों फेजेस मिलेंगे, उसका गैमेटोफाइट्स भी मिलेंगे, स्पोरोफाइट भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कुछ स्टेजेस प्रोमिनेंट डोमिनेंट आपको सामने दिखेंगी, कुछ स्टेजेस, और कुछ चीजें सिर्फ कुछ समय के लिए आएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों स्टेजेस आपको पूरे टाइम के लिए आपको दिखे, नो, कुछ स्टेज डोमिनेंट होती है। तो गैमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज किसका है? ब्रायोफाइट का। मतलब एल्गे के बाद जो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, वो जो आपको दिखते हैं ना ब्रायोफाइट, जो आपको प्लांट बॉडी दिखेगी, दैट इज योर गैमेटोफाइट। लेकिन रेस्ट ऑफ द वैस्कुलर प्लांट, चाहे आप लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ लो, आप लोग जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लो, आप लोग एंजियोस्पर्म पढ़ लो, वहां पर आपको जो प्लांट दिखेगा, आपको मक्की का प्लांट मिल रहा है, आपको सरसों का प्लांट ग्रो कर रहा है, आपको कोई फर्न ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपके पार्क में साइकस ग्रो कर रहा है, वो आपका स्पोरोफाइट होगा, वो एक डोमिनेंट फेज होगा, और उसमें गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए आएगा। लेकिन ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज आपको डोमिनेंट फेज देगी, और उस पे स्पोरोफाइट कुछ समय के लिए आएगा। मतलब ये चीजें ऐसी रहेंगी। तो ये आपने याद रखना है, गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज इन ब्रायोफाइट, और स्पोरोफाइट जो आपको दिखता है, जो आपको प्लांट दिख रहे हैं, वो डोमिनेंट फेज है किनका? टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म्स का, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। और इनका मेजर काम आपको पता है। तो इसी साइकिल को देखते हुए एक टर्म आती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, कि यहाँ पर आपको जो जनरेशंस है, आपको दो तरह की जनरेशंस मिल रही है। एक मिल रही है गैमेटोफिटिक जनरेशन, और एक मिल रही है स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो गैमेटोफाइट, गैमीट्स, ये सारे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है। तो इसमें जनरेशंस आ रही हैं, हेप्लॉइड डिप्लॉइड, हेप्लॉइड डिप्लॉइड, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, देन अगेन गैमेटोफिटिक, देन अगेन स्पोरोफिटिक। तो ये साइकिल चलता रहता है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब ऑल्टरनेशन हो रही है, एक के बाद दूसरी आ रही है, दूसरी के बाद पहली आ रही है ना। तो इसको बोलते हैं द रेगुलर स्विच ओवर। एक रेगुलर स्विच ओवर हो रहा है, किससे? हेप्लाइड गैमेटोफाइट स्टेज से डिप्लाइड स्पोरोफाइट इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट, और इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी में भी आपको कहीं आधा कुछ फ्यूकस वगैरह में दिखता है, ठीक है। इसके भी बहुत लाइफ साइकिल है, आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजर इस ये आपको दिखेगा प्लांट्स में। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आपको दो तरह की जनरेशन मिलेंगी, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में एक्सक्लूसिवली डिप्लॉइड ही रहता है। गैमीट्स बनते हैं, बट वो उनका कोई एज इट इज एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस कब है? जब जाइगोट बनेगा। लेकिन इसमें एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है। आर यू गेटिंग? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमारे में तो हर एक चीज डिप्लॉयड ही रहेगी, बस गैमीट्स बनेंगे कुछ समय के लिए, फ्यूज करे, जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है, जाइगोट से फीटस, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन हमारे में गेमिटोफाइट जैसी चीजों की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती, है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग से कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर उनकी एग्जिस्टेंस है, वो गेमिटोफिटिक स्टेज आपको दिखती है, राइट। सो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीजों को समझो और आगे हम इनको फॉलो करेंगे, फिर आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपने ब्रायोफाइट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।